So respiration में it is also a physiochemical process, biochemical process we can say. Respiration is biochemical process in which the cells of organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. So here the in the presence of oxygen, the food is breaking down. Means glucose is mostly used food in the organism. Glucose सबसे ज़्यादा amount में we can say general food material carbon source जो है वो ग्लूकोज है. तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ब्रेक किया जाता है, वही रेस्पिरेशन है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए. और एनर्जी किसकी फॉर्म में रहती है सेल्स में? एटीपी की फॉर्म में. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो एनर्जी बनने की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी फूड का क्या हो? ऑक्सीडेशन. ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं. ये हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरियाज आर डूइंग फोटोसिंथेसिस. ये ऑटोट्रॉफ्स हैं. और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ क्या करते हैं? प्लांट से जो उन्होंने फूड लिया है उसको उसकी रेस्पिरेशन करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं. हम लोग तो खुद खाना नहीं बना सकते, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. तो हम क्या करेंगे? जो फूड हमें प्लांट से मिला है, फ्रॉम दैट ओनली वी विल गेट एनर्जी. तो हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स हैं. नाउ सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को यूज करके और उससे फूड, उससे डेड मैटर से वो एनर्जी लेते हैं. तो दे हैव मैकेनिज्म्स के फंगस है, फंगस एंजाइम्स रिलीज कर सकती है बाहर डेड मैटर पे, फिर उसको डिग्रेड करके और सिंपल चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर सकती है. ठीक है. तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का रिवर्सल है, एक तरह से रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है और रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है. अब green plants and photosynthesis only in cells with chloroplast. Translocation occurs in non-green parts. So green part plants में जो भी green pigment containing parts होते हैं, जैसे leaves है, अगर stem भी green है तो उनमें उन portions में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है. और अगर नॉन ग्रीन पोर्शन है, जैसे कि स्टेम के अगर स्टेम बॉडी हो गई है या फिर रूट्स है या फ्रूट है, तो जो भी नॉन ग्रीन पार्ट है उसका फ्लावर है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? फूड को भेजना पड़ता है, ट्रांसलोकेशन करना पड़ता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस ने फूड बनाया पर हर जगह भेजना पड़ता है. आउटलाइन है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की. अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना ये फोटोसिंथेसिस का है कि क्लोरोप्लास्ट में होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे. और रेस्पिरेशन का क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी. साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. इन दोनों जगहों पे ये होती हैं बिकॉज इसके लिए एंजाइम्स यहीं पे प्रेजेंट, सेल्स के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में. कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड, जो भी कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं इस प्रोसेस में उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट उसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स ये उसका एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीडेशन स्टेप बाय रिएक्शन है एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स है. ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, जैसे कि वी कैन से इसमें भी साइकिल्स होती हैं. इसमें क्रेब्स साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो वो एक स्टेप वाइज रिएक्शन है. एक के बाद एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें फॉर्म होते रहते हैं. और स्टेप वाइज रिएक्शन है. एंजाइम कंट्रोल करती हैं, हर रिएक्शन को कैटलाइज करने की एंजाइम्स हैं. एनर्जी ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी, एटीपी. एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते हैं. एटीपी एनर्जी करेंसी है. कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. कार्बन स्केलेटन बनते हैं रेस्पिरेशन के दौरान और बायोमोलिक्यूल्स भी, यानी कि जो भी रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं जिससे बाकी बायोमोलिक्यूल्स भी बन सकते हैं. ये दूसरे कार्बन स्केलेटन मतलब एक केमिकल वी कैन से स्ट्रक्चर, एक कार्बन चेन 3 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन कैसी भी हो सकती है. वैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं रेस्पिरेशन के दौरान जो कि दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं.
तो ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। Now, plants require oxygen for respiration. No specialized organs for gaseous exchange, but have stomata and lenticels. तो प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, जब उसे रेस्पिरेशन करना है तो उसे ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो कहाँ से लेता है? थ्रू स्टोमेटा। माइक्रोस्कोपिक जो ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं, जो ग्रीन पार्ट्स में सरफेस पे, वो उनसे लेता है। लेंटिसेल्स जो जो मैच्योर, अगर ट्री हो गया, मैच्योर प्लांट हो गया, तो वुडी उसके सरफेस में लेंटिसेल्स जैसे स्ट्रक्चर। रीजंस व्हाई प्लांट डोंट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बिकॉज प्लांट, हर प्लांट का पार्ट इट्स टेकिंग केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज। लीव्स अपने लिए खुद ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रूट्स अपने लिए खुद रूट हेयर से ले रही हैं, सॉइल से ले रही हैं गैस। तो दे डोंट नीड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनको कोई गैस एक्सचेंज के लिए बड़ा सा सिस्टम होने की जरूरत नहीं है। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैस एक्सचेंज, उन्हें ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनकी डिमांड ग्रेटर नहीं होती, लो होती है उनकी डिमांड। So oxygen requirement will be met by photosynthesis, where oxygen will be directly released into cells. So oxygen requirement क्या है? वो कभी कभी फोटोसिंथेसिस जहाँ पर रिलीज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, उसी को वो रेस्पिरेशन में यूज भी करते रहते हैं। डायरेक्टली उसी सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहीं से डिफ्यूज होगी, तो वहीं सेल्स में अगर कहीं पर रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन एक्टिव है, तो जो फोटोसिंथेसिस से इवॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, थर्ड पॉइंट, लेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की जरूरत है यहाँ पे। लिविंग सेल्स लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस, जो लिविंग सेल्स हैं वो बिल्कुल आउटर एरियाज में रहते हैं। थिक वुडी स्टेम्स लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज थिन लेयर्स बीनीथ बार्क के जस्ट नीचे रहते हैं ओपनिंग्स लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स के नीचे लिविंग सेल्स होते हैं। मोस्ट सेल्स और पार्ट्स contact with air, loose packing of parenchyma cells in leaves, stem and roots provide an interconnected network of air spaces. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि उनका एनाटॉमी ऐसी है प्लांट के सेल्स की, टिश्यूज की, कि वहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से क्या करके गैस एक्सचेंज करा सकती है। और जो एयर से कांटेक्ट में है, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो एयर से ही कांटेक्ट में हैं, उनके पास पैरेन्काइमा जैसे भी सेल्स हैं, और स्टेम में, रूट में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं एयर स्पेसेस के। एनर्जी कंप्लीट कंबशन कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये इक्वेशन है, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। तो ये आपका रेस्पिरेशन का हो गया इक्वेशन। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, so breaking of glucose, several small steps and energy release is coupled to synthesis of ATP। तो इसमें भी कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज का, कि वहाँ एटीपी प्रोडक्शन होती है, यानी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो लोअर एनर्जी में बदलता है, तो वो अपना फॉस्फेट को रिलीज करके एडीपी में जोड़ देता है। जब वो एडीपी में जोड़ता है उसको, तो एटीपी बन जाता है। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स ऐसे आते हैं कैटाबॉलिज्म के वक्त जहां पर एटीपी सिंथेसाइज होता है। All organism catabolism, oxidation of glucose retains enzymatic machinery which partially oxidize glucose without the help of oxygen to pyruvic acid glycolysis। तो यहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन है जो यूनिवर्सली सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, और ये सभी के सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है, वहां पर एंजाइम्स हैं। तो इसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है। बहुत सिंपल है ये तो। और इसका जो नेम रखा गया, वो इसको दो तरह से इसका नेम रखा गया है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोस का वर्ड का मीनिंग होता है शुगर, और लाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। तो उससे भी इसका एक मीनिंग बनता है कि ग्लूकोज की ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, शुगर की ब्रेकिंग हो रही है, तो ग्लाइकोलाइसिस।
और इनके साइंटिस्ट के नाम पे इनको ईएमपी पाथवे बोला जाता है इस साइकिल को, बिकॉज गस्टव एम्बर्डेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे परनास नाम के साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये पाथवे दी थी। तो इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इनके सरनेम्स का जो फर्स्ट लेटर है उससे कैपिटल में लिखते हैं ईएमपी। In anaerobic organisms, it is the only process in respiration. Anaerobic organisms में यहीं तक ये we can say process होता है respiration में, और इसी में 2 ATPs का इनको gain होता है, इसीलिए हम बोलते हैं anaerobic में एक ग्लूकोज 2 ATPs बनाता है। Occurs in the cytoplasm and present in all living organism. तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो किसी भी नेचर का ऑर्गेनिज्म हो, एनारोबिक या एरोबिक। Glucose partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. Glucose partially oxidized होता है जिससे 2 molecule pyruvic acid बनता है। Sucrose and storage carbohydrates sources of glucose हैं। मतलब ग्लूकोज आएगा कैसे, जो भी स्टोरेज ऑर्गेनिज्म स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सुक्रोज है या स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, लीवर में स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टोर्ड फूड है। इनको जब ब्रेक करते हैं तो उससे भी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एंजाइम इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है ग्लाइकोलाइसिस में, तो बहुत सारी एंजाइम्स हैं, क्योंकि 10 स्टेप का रिएक्शन है, लंबा रिएक्शन है, तो उसमें काफी एंजाइम्स यूज होती हैं। इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज, ये सब एंजाइम्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। ये आपको पूरा पाथवे दिखा रखा है, ये ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप के रिएक्शंस दिखा रखे हैं, फिर यहाँ 1 by 1 यहाँ समझा रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन्वर्टेज एंड एंटर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो सुक्रोज सबसे पहले क्या कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तो सुक्रेज एंजाइम यूज हो जाएगी सुक्रोज को तोड़ने वाली, तो हमें 2 चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, जब वो ब्रेक होगा तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो देगा, तो उसमें भी फ्रक्टोज चेंज किया जाएगा ग्लूकोज में, फ्रक्टोज को भी ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की पाथवे होती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होती है जो इसे इन्वर्ट करती है फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, वो इन्वर्टेज होती है, ठीक है। और अब ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करता है। तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड आपका पॉइंट है, सेकंड ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड, अब ग्लूकोज आपको मिल गया तो ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड होता है ग्लूकोज, यानी एटीपी अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज में जोड़ता है और खुद वो एडीपी में बदल रहा है, तो एटीपी से एडीपी में बदल रहा है और अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे रहा है। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, जो नया प्रोडक्ट बन गया वो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज मीन्स 6 कार्बन की शुगर को, काइनेज मीन्स फॉस्फेट एडिशन करने वाली एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो यहाँ एक एटीपी यूज हुआ है। देन थर्ड स्टेप में या यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में बदला जा रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो जस्ट आइसोमेराइजेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइड आइसोमर है और फ्रक्टोज कीटोन आइसोमर है, तो इन दोनों का आपस में कन्वर्जन हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और एंजाइम कौन सी होती है, आइसोमेरेज। नाउ फोर्थ जो है नेक्स्ट इसका, इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद एक और एटीपी टूटेगा और फिर क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाय या बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। तो ये आपका यहाँ तक आ गए आप। तो उसके बाद जो आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट काइनेज इसकी एंजाइम होती है, तो यहाँ पे भी एक एटीपी खर्च होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, डायग्राम में देखो वो 2 चीजों में टूट रहा है, तो ट्रायोज फॉस्फेट में जो टूट रहा है,
जिसका ब्रैकेट में दूसरा नाम लिखा हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा उसी के इक्विलिब्रियम का साइन देकर साइड में लिखा हुआ है ट्रायोस फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों ट्रायोस फॉस्फेट है, दैट मीन्स दोनों 3 कार्बन के फॉस्फेटेड कंपाउंड्स हैं, बट उनका दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये दोनों भी आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, होते ही हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही चेंज होता है, और यहाँ से जो नीचे तक पूरी रिएक्शन है ये ट्वाइस, इसीलिए सबके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। जो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे रिएक्शंस हैं उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज DHAP का भी इसमें ही कन्वर्जन होता है PgAl में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर ये नीचे वाले रिएक्शंस ट्वाइस चलते हैं पूरे। तो अब क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में NAD पॉजिटिव और NADH, यानी NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन जा रहा है, ग्लिसरीक एसिड बन जा रहा है, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और यहाँ पर दिखा नहीं रखा, बट यहाँ पे एक और एरो से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, आप खुद भी यहाँ पे एरो से एक अंदर आता हुआ एक इनऑर्गेनिक यानी PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दिखाने के लिए बोलते हैं, P और स्मॉल में I लिखते हैं, तो PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद बन जाता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो होता है ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का मतलब ये अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर सकता है और किसी और दूसरे कंपाउंड में ऐड कर सकता है, तो ये ADP में ऐड कर देता है, तो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपना फॉस्फेट ग्रुप ADP में जोड़ देता है और वो बदल जाता है ATP में, यानी एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ बना। अब ये जब रिएक्शंस ट्वाइस चलेंगी तो यहाँ दो बनेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्शंस के लिए एक एक। देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बायफॉस्फोग्लिस में कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फो में, तो एक फॉस्फेट हट गया ADP में लग गया, तो एक ही पोजीशन पे फॉस्फेट रह गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है, और फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बदल जाता है, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बदल जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो जाते हैं, 1 बाय 1 एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कर लेते हैं और फाइनली पायरुविक एसिड बन जाता है। पर याद ये रखना है कौन से स्टेप पे ATP यूज हो रहे हैं, कौन से स्टेप पे फॉस्फेट जुड़ रहा है, कौन से स्टेप से फॉस्फेट निकल रहा है। अगर आप 3-4 टाइम्स भी अगर ये आप लर्न करते हुए इनको ध्यान देते हुए बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और कौन सी चीज मतलब कौन से फॉर्मूलेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे नाम याद कर लोगे, फिर क्या आया फिर क्या आया फिर क्या आया, तो आपको ये पूरे 10 स्टेप की रिएक्शन याद हो जाएगी। इतनी हार्ड नहीं है जितनी ये लगती है। ठीक है, आगे यही स्टेप्स यहाँ दिखा रखे हैं जो भी अभी हमने समझे। तो जो आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो फाइनली पायरुविक एसिड में 10th रिएक्शन किया है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट forms pyruvic acid pyruvate kinase enzyme, ADP is converted to ATP। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड आगे किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, उसका आगे का फेट क्या है, तो अब उसके 3 फेट हो सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है, या तो एनारोबिक फर्मेंटेशन है, प्रोकैरियोट्स में होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होती है, और हम में भी हो सकती है, हमारी मसल्स में भी हो सकती है। लैक्टिक एसिड बनता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारी मसल्स में, तब भी पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और नेक्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें यीस्ट में देखा जाता है, यीस्ट इज द एग्जांपल, सो उसमें भी पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल and 1 carbon dioxide is released। then third is aerobic respiration जो क्रेब्स साइकिल में होती है, यानी पायरुविक एसिड किस में भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे इट इज गिविंग द
completely it is changing to carbon dioxide. नाउ फर्मेंटेशन के दिखा रखे हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का भी जो एरो है फॉस्फेनॉल पायरुवेट के बाद पायरुविक एसिड के बाद एक एरो ऊपर जा रहा है और दूसरा एरो नीचे आ रहा है, तो ये दोनों फर्मेंटेशन है। ऊपर वाले एरो पे प्रोडक्ट लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बन गया प्रोडक्ट, उसमें भी एनएडी पॉजिटिव जनरेट हुआ NADH से, यानी कि क्या हुआ, NADH से NAD पॉजिटिव बना है, तो इट इज गिविंग द हाइड्रोजन्स टू दिस पायरुविक एसिड, और इधर भी क्या हो गया, NADH से NAD पॉजिटिव बना है। So here also it is giving the hydrogens to pyruvic acid and converting into ethanol and carbon dioxide. तो यहाँ पर pyruvic acid converts into lactic acid, it takes place in muscles and reaction is catalyzed by enzyme का नाम दे रखा है lactate dehydrogenase। ये enzyme hydrogens को remove करती है। NADH H पॉजिटिव reoxidized into NAD पॉजिटिव, और यहाँ जनरेट क्या होते हैं, NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो जाते हैं दोबारा से, जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज होने थे NAD पॉजिटिव वो यहाँ रीजनरेट हो जाते हैं। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, तो इसमें भी एंजाइम्स यूज होती हैं, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि पायरुविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है और एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से अल्कोहल बन रही है, इथेनॉल बन रही है। और यहाँ पे भी NADH और H पॉजिटिव रीऑक्सीडाइज हो रहा है NAD पॉजिटिव में। एनर्जी रिलीज लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज, 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है। यीस्ट पॉइजन्स टू डेथ इवन इफ द अल्कोहल रीच अबाउट 13%। उसके सराउंडिंग में अगर अल्कोहल इकट्ठा होने लगती है तो यीस्ट को भी डेथ होने का चांस होता है, यीस्ट कैन ऑल्सो डाई। ठीक है, aerobic respiration, complete oxidation of glucose and energy extraction, synthesize ATP, complete oxidation। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है मतलब इम्पोर्टेंस, कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इसमें, और एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रॉपर होता है, मतलब एनर्जी अच्छे से प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो सकती है इसमें। देन कॉमनली ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, so it take place in higher organisms and within the mitochondria, means बड़े organism means जो भी animals हैं उनमें देखने को मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन। requires oxygen and releases CO2, water and large amount of energy present in the substrate। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और रिलीज होगा CO2 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सबस्ट्रेट से रिलीज होगी। देन एरोबिक रेस्पिरेशन के दो मेन इवेंट्स बताए हैं। पहला इवेंट कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, सारे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाएंगे वन बाय वन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा पायरुवेट का, तीनों की तीनों कार्बन भी रिलीज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। सेकंड, द पासिंग ऑफ ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जब हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे जाहिर सी बात है तब इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होंगे, तो वो जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, वो लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन एटम उनको ले लेगा और फिर वाटर बना देगा एंड विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और जब ऐसा होगा तब एटीपी भी इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के बनता रहेगा। नाउ पायरुवेट एंटर्स फ्रॉम द साइटोसोल, पायरुवेट साइटोसोल के अंदर आता है टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहला स्टेप यही है कि पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में है उसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाएगा। तो पायरुवेट जब अंदर आता है पायरुविक एसिड तो उसका ये रिएक्शन होता है कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD पॉजिटिव और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम की एंजाइम और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 और NADH बनाते हैं।
इसमें फिर हम देख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर सिट्रिक एसिड सिट्रेट सिंथेज। तो इसमें जो भी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनी है वो सबसे पहला एक्सेप्टर उसके लिए है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का एसिड है। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी 2 कार्बन के कंपाउंड को ज्वाइन करता है और दोनों के एडिशन से एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनता है, जो कि एंजाइम कौन सी यहाँ पे यूज होती है, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज इज द एंजाइम। देन उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है। सिट्रिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और NAD पॉजिटिव NADH और H पॉजिटिव में बदलता है। फिर वो सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो 6 कार्बन से क्या बन जाएगा, 5 कार्बन। तो वही यहाँ दिखा रखा है, NCERT का ही डायग्राम है, ऐसा ही आपको याद रखना है। तो सेकेंड स्टेप हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन और सक्सेसिवली 2 बार होता है। एक बार सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, फिर एक और बार CO2 निकलती है तो वो सक्सिनिक एसिड में बदलता है। ठीक है, और फिर जब जिस इस अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनिक एसिड बनता है उस वक्त एक और NADH भी रिलीज होता है। NAD पॉजिटिव इज अगेन we can say converted into NADH and H positive. And here one more thing is happening here, one ATP molecule is also producing. ठीक है, तो आप ये सिट्रिक एसिड साइकिल आप बनाओगे, याद भी करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फिर अगेन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या सक्सिनिक एसिड क्या करता है, मैलिक एसिड के थ्रू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रीजनरेट कर देता है। तो साइकिल जहां से शुरू हुई थी वहीं पे ही आ जाती है कि सक्सिनिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। पर बीच में एक स्टेप है, सक्सिनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, वहां पर FAD पॉजिटिव से FADH बनेगा, एंड मैलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वहां पे एक और बार NADH बनेगा। तो ये ब्लू से, लाइट ब्लू से आपको साइकिल में दिख रहे हैं, शेडेड कर रखे हैं। तो 3 NADH और H पॉजिटिव बने हैं, 3 स्टेप्स में बने हैं। जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक बना तब बना है, देन अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनिक एसिड बना तब एक NADH H पॉजिटिव बना, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब बना तब एक और NADH और H पॉजिटिव बना। और यहाँ पर ध्यान रखा, पर पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ है तब भी एक NADH बना है और एक CO2 यहाँ भी रिलीज हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी साइकिल में 3 CO2 जितनी भी पायरुवेट में होती हैं, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं। तो ये आपको during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, there is synthesis of 1 GTP. In a coupled reaction, GTP converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP. During Krebs cycle, there is production of 2 molecule of CO2, 3 NADH to 1 FADH to 1 ATP, 1 GTP. तो अगर हम सिर्फ पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A वाला अगर स्टेप हटा दें तो क्या होगा, तो फिर 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होंगे, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू कर रहे हैं। और अगर हम पायरुवेट से शुरू करते हैं तो हमारे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पर ऊपर तो बता दिया इन्होंने एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद का, पर नीचे जो नेट सेल रिएक्शन दिया है उसमें आपको पायरुविक एसिड से दिखा रखा है। तो ये नेट सेल रिएक्शन में इसीलिए पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव लिखा है और FAD पॉजिटिव 2H2O ADP प्लस PI माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH H 4 प्रोटॉन्स एंड FADH2 एंड ATP। इस तरीके से नेट सेल रिएक्शन है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड CO2 10 NADH2 2 FADH2 2 GTP, ये सब बनता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है थ्रू विच वन कैरियर इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू अदर। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है
वो जो डीपली फोल्डेड होती है, हमें पता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं बहुत सारे, आयरन सल्फर कंटेनिंग सेंटर्स उसमें होते हैं, प्रोटीन की चेन्स होती हैं, उन्हें इंजाइम कॉम्प्लेक्सेस नाम बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 5 तक होते हैं, अलग अलग इंजाइम उनके नाम हैं, और वो अलग अलग सबस्ट्रेट्स को क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं एक। तो ये मेम्ब्रेन में रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम AA3, एंड कॉम्प्लेक्स 5th का नाम है ATP सिंथेज। NADH2 produced in citric acid cycle catalyze cycle oxidized dehydrogenase, and electrons are then transferred in the inner membrane. तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH2, यानी ये अपने प्रोटॉन छोड़ देता है, और जो प्रोटॉन इसने छोड़े हैं वो कौन पकड़ लेता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पकड़ लेती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, एंड देन ट्रांसफर टू इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है, फिर इसको आगे के कैरियर्स को करेगी। यानी FADH2 भी ऑक्सीडाइज होता है, और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कॉम्प्लेक्स सेकंड इसके इलेक्ट्रॉन्स पकड़ती है FADH2 से, और ये भी फिर आगे के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में अपने प्रोटॉन्स को देगी। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द साइटोक्रोम C बाय साइटोक्रोम BC1। जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है सेंटर्स, ये QH2 और ये Q, यहाँ पर O दिख रहा है और ये है Q, तो ये जो रिड्यूस्ड QH2 हैं, ये अपने जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर की तरफ इनर स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि इसको फिर दूसरे सेंटर्स भी इसको क्या देंगे, यहाँ पे भी एक QH2 तुम्हें दिख रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी ये साइटोक्रोम B के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पाएंगे। तो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम C इधर भी दिख रहा है और साइटोक्रोम B इधर भी दिख रहा है, तो सब आपस में क्या कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ भेजना है इनको, आगे के एक्सेप्टर्स को, और ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ भेजते हैं। जो पीछे वाले होते हैं वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल पे होते हैं, और हायर वालों की वैल्यूज ज्यादा होती है, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं उस तरफ। Then when cytochrome C is a small protein attached to the inner membrane and act as a mobile carrier, complex 3rd and complex 4. So cytochrome C क्या है, एक मोबाइल कैरियर है, तो वो इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकता है, मूव करने की उसके अंदर एबिलिटी है, छोटा सा प्रोटीन है इनर मेम्ब्रेन का। And when electron transferred from one carrier to 4th, then in the electron transport chain they are for the synthesis of ATP, the ADP means इनका एम क्या है, लास्टली इनका एम यही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लास्ट में फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक पहुंचाने हैं, सारे प्रोटॉन्स जो होंगे उससे जोड़कर वाटर बनाना है। जब वाटर बनाएंगे और ये यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स इकट्ठा हुए हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये सारे के सारे प्रोटॉन्स फिर फाइनली ATP सिंथेज यानी जो आपका सिस्टम 5 है, जो आपकी एंजाइम 5 है कॉम्प्लेक्स 5, उसके थ्रू क्रॉस होके दूसरी तरफ जाएंगे, ये इसका एम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लेज अ वाइटल रोल, वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मॉलिक्यूल्स NADH से कितने ATP बन रहे हैं। तो एक NADH2 जो बनाता है 3 ATPs बनाता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 ATPs बनाता है, और ऑक्सीजन एक वाइटल रोल प्ले करती है इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन में, रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन टू ऑफ H2, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और वाटर बनाती है। एंड फॉस्फोराइलेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर है येलो कलर का, तो ये भी लास्ट आपका एक कॉम्प्लेक्स है जो कि मेम्ब्रेन में ही होता है। इसका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन तो F0 होता है, पेरिफेरल पार्ट बाहर की तरफ F1 होता है, मैट्रिक्स की तरफ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के।
तो F0 और F1 के थ्रू क्रॉस करके प्रोटॉन्स जाते हैं और ADP और PI जोड़कर ATP बनाते रहते हैं। तो complex consists of two major components, F1, F0. F1 is headpiece and is a peripheral membrane protein and contain the site for ATP synthesis from ADP and PI. And F0 is an integral protein, a membrane protein channel बनाता है जो F0. Passage of protons through the channel is coupled to catalytic site of F1, component for the production of ATP. For each ATP produced, two protons passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical gradient. तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो भी प्रोटॉन्स इकट्ठा हो रहे थे वो अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक कर रहे हैं, सिंपली अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं. हर दो प्रोटॉन के लिए एक आपका क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है. हर दो प्रोटॉन के लिए आपका एक एटीपी बनेगा. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम. उसके लिए हमें ये एजम्पशंस करने पड़ेंगे. ये सारी चीज़ें सीक्वेंशियल हो रही हैं, ऑर्डरली पाथवे है. देन फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले हो, फिर टीसी हो, फिर ईटीएस हो. एंड एनएडीएच सिंथेसाइज जो हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो ट्रांसफर किए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी. थर्ड, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे से अलग नहीं हटके जा रहा, ये पाथवे को ही कंप्लीट कर रहा है. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सट्रेट्स आर एंटरिंग. ग्लूकोज ही मेन, कोई भी दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी पहले किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज की रेस्पिरेशन हो रही है. Net gain of 36 ATP molecule during aerobic respiration from one molecule of glucose. 36 ATPs बन रहे हैं. Fermentation account for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and H2O. और fermentation partial breakdown है, जबकि जो aerobic respiration है complete breakdown है. And second, in fermentation there is a net gain of only 2 molecules of ATP. fermentation में 2 ही ATPs बनते हैं ग्लूकोज के डिग्रेड होने से पायरुविक एसिड में, whereas many more ATPs are generated. एरोबिक में ज़्यादा बनते हैं. थर्ड पॉइंट, NADH is oxidized to NAD positive rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD पॉजिटिव में, स्लो होता है फर्मेंटेशन में, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होता है. ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है ये. इसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लास्ट टॉपिक है. इसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से दूसरे सबस्ट्रेट्स भी ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकते हैं या क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं. तो इसमें फैट्स है, अगर फैट है तो वो डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल बनाता है तो ग्लिसरॉल तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस में आ सकता है चेंज होके. प्रोटीन्स जब प्रोटीएज एंजाइम उसे तोड़ती है अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाते हैं और अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप निकालकर पायरुविक एसिड की फॉर्म में वो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू क्रेब्स साइकिल में आ सकता है. फैटी एसिड्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में आ सकते हैं. तो इस तरीके से किस तरीके से दूसरे कंपाउंड्स की भी मेटाबॉलिज्म इससे जुड़ी हुई है, क्रेब्स साइकिल से जुड़ी हुई है, उसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोला गया है. ठीक है. नाउ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. इस रेशियो को RQ बोलते हैं और डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट के कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसी को उसके बेसिस पे 1 या लेस देन 1 या मोर देन 1 आ सकता है. ठीक है. तो जब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो इक्वल टू 1 आता है, जब फैट्स होते हैं तो लेस देन 1 आता है, जब प्रोटीन्स होते हैं तो 0.9 आता है. तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है. तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.